सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चन आंसर। बेवजह का टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चनों की श्रृंखला शुरू करते हैं। हमने 260 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम कर रहे हैं 261 क्वेश्चन से। अगर आपको श्रृंखला अच्छी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर उसमें कुछ और सुधार करना हो या फिर कुछ कमी है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला है। मैंने ये भी नहीं रखा कि कमेंट बॉक्स को मैंने बंद कर दिया कि आप कुछ बोल नहीं सकते। तो ठीक है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं कि इसमें ये कमियां हैं, इनमें ये सुधार करना है, इस प्रकार से। ठीक है, जल्दी में वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आपको मैं कम से कम इसमें 13,000 क्वेश्चन है, संपूर्ण क्वेश्चन शायद 2 या 3 महीने के अंतर्गत करवा दूँ। तो ये है कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आप अगर इस बुक से 13,000 प्लस क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप ये मानिए कि 80% सिलेबस को आप कवर कर लेंगे। बिल्कुल मैं सही बोल रही हूँ, आपको 80% कवर कर लेंगे। माने नेट प्लस जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सभी के पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है। देखिए, निम्नलिखित में जो जायसीकृत जो पद्मावत है वो क्या है? छंद है। देखिए, पद्मावत उस टाइम का जो सूफियों ने जो काव्य लिखे थे उसमें जो पद्मावत है उसको महाकाव्य श्रृंखला के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, इसमें 57 क्या है? खंड है और इसमें रानी पद्मावती और रतन सेन के प्रेम के महत्व के बारे में, मतलब प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से उनका मिलन हुआ, फिर किस प्रकार से उनकी शादी हुई, आदि आदि। तो अगर आप पद्मावत से संबंधित भी अगर आप डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने कंप्लीट करवा रही हूँ। उसमें 20 या 21 वीडियो मैंने डाल दिए हैं, आप उनमें से पढ़ सकते हैं। मैंने कंप्लीट हिंदी साहित्य के इतिहास में एक एक शब्द को उठा के हिंदी साहित्य का इतिहास मैं पढ़ा रही हूँ। टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन मेरी सोच में ये है कि कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ से छोटी चीज़ में छूटे ना। इसी प्रकार से मैं क्वेश्चनों को करवाती हूँ, तब भी एक एक शब्द को बताती हूँ ताकि कोई भी शब्द छूटे नहीं और आपके दिल में ये असमंजस न रहे कि ये शब्द यहाँ पे छूट गया, ये हमें पढ़ाएगा। आप पूरी डिटेल्स के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त क्या है? क्या है इसमें? पद्मावत में सोरठा दोहा है, चौपाई दोहा है, चौपाई सोरठा है और दोहा सोरठा है। देखिए, जो पद्मावत है इसमें चौपाई दोहा है। सूफी काव्य में चौपाई दोहा मिलेगा या दोहा चौपाई मिलेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिटेल्स, क्योंकि हर क्वेश्चन की हम डिटेल्स को पूरे ध्यान और मनोयोग के साथ में पढ़ेंगे। तो आप अगर उस डिटेल्स को ध्यान से पढ़ते हैं तो उस कवि या उस जो रचना है उसके बारे में डिटेल्स से जान लेंगे। देखिए, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे पद्मावत। देखिए, पद्मावत के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देख लीजिए, फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। जायसीकृत पद्मावत में चौपाई दोहा छंद का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया। जायसी सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार क्या है? पद्मावत है, जो कि किस शैली में है? कड़वक शैली में है। चौपाई के साथ दोहे का प्रयोग कड़वक शैली कहलाती है। देखिए, चौपाई के साथ अगर दोहे का प्रयोग किया जाएगा तो क्या कहलाएगी? कड़वक शैली कहलाएगी। जायसीकृत पद्मावत में कुल कितने हैं? 57 खंड है। जायसी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। देखिए, जायसी का प्रिय अलंकार पूछे आपसे तो क्या? उत्प्रेक्षा है। खंड कितने हैं? 57 है। जायसी शेरशाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस गांव में रहा करते थे। जायस नामक स्थान पर ये रहा करते थे। ठीक है, फिर देखिए, हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में संबंधित असंगत कथन आपसे पूछा। असंगत कथन बताएंगे आप। निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यानक तत्सम शब्दावली प्रधान अवधि भाषा में रचित हैं। ठीक है, क्या है कि जो सभी प्रेमाख्यानक हैं वो क्या है? तत्सम शब्दावली में प्रधान अवधि भाषा में रचित हैं। ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है। किस में है? प्रबंधात्मक शैली में रचित है। फिर क्या है? इनके पात्र मुख्यतः 2 श्रेणियों, मानवीय और मानवेतर के हैं। देखिए, मानवीय श्रेणी और मानवेतर श्रेणी है। फिर क्या है? इन काव्यों की मूल भावना प्रेम है। तो क्या बताया है इसमें
कि असंगत आपसे पूछा तो क्या आएगा, देखिए निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यानों में तत्सम शब्दावली अवधी भाषा में रचित है। तत्सम शब्दावली प्रधान क्या है, अवधी भाषा है, जबकि ये कथन गलत है। इसमें तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा नहीं है। चलिए ध्यान से देखेंगे आगे इसमें क्या है, क्या बताया है। देखिए प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में सभी प्रेमाख्यानक तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा नहीं है। यह असंगत कथन है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की प्रमुख विशेषता इस प्रकार से, किस प्रकार से, देखिए ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है, ठीक है। इनके पात्र मुख्यतः मानवीय और मानवेतर हैं। मानवीय पात्रों में राजा रानी, राजकुमार राजकुमारी, मंत्री और पात्र। तो मानवेतर पात्रों में कौन आएंगे, देखिए मानवीय पात्र तो वो हो गए जैसे राजा रानी, राजकुमार राजकुमारी, मंत्री पात्र। और मानवेतर मतलब मानव से हटकर पात्र में क्या आएंगे, पशु पक्षी आएंगे, देवता दानव आएंगे और परी आएंगी। तो ये क्या है, मानव से हटकर हैं, ठीक है। मानव और मानवेतर में आप अंतर समझ गए होंगे। सभी कथाओं में नायक पराक्रमी प्रेमी, जबकि नायिका क्या है, अद्वितीय सुंदरी सुकुमारी और प्रेम रोग से ग्रस्त है। देखिए सभी प्रेमाख्यानों में क्या दिया गया है कि नायिका है वो नायक है वो पराक्रमी है, जबकि क्या है, पराक्रमी प्रेमी है, जबकि नायिका क्या है, अद्वितीय सुंदरी है, सुकुमारी है, प्रेम रोग से ग्रस्त है। प्रकृति के दोनों रूपों का आलंबनगत और उद्दीपनगत भी वर्णन हुआ है। देखिए प्रकृति का किस प्रकार से वर्णन हुआ है, आलंबनगत और उद्दीपनगत वर्णन हुआ है। अवधी भाषा का अधिकांश प्रयोग किंतु उस्मान की भाषा पर भोजपुरी प्रभाव, नूर मोहम्मद के कुछ स्थानों पर ब्रज भाषा का भी प्रयोग होता है। छंदों की दृष्टिकोण से यहाँ पे क्या है, दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया। देखिए सूफी जो प्रेमाख्यानक हैं वहाँ पे क्या इसका प्रयोग किया गया, तो दोहा चौपाई का प्रयोग ही किया गया। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं पूछा आपसे। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ, बिल्कुल सही। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, बिल्कुल सही। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता के साथ मिलती है, क्या बताया, पद्मावत में प्रेम गाथा परंपरा के पूर्ण प्रौढ़ता के साथ प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही है। पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों है, क्योंकि पद्मावत है वो पूर्णतः ऐतिहासिक नहीं है, जब क्या है उसका पूर्वार्ध है वो तो काल्पनिक है, और जो उसका उत्तरार्ध है, क्या है, पद्मावत का उत्तरार्ध है वो क्या है, ऐतिहासिक है। चलिए तो डी ऑप्शन इसका आएगा। पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। यह कथन पद्मावत के संबंध में कथन गलत है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से ये सही नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत ऐतिहासिक घटना पर आधारित होते हुए कुछ अंश इसमें काल्पनिक भी हैं। किस प्रकार से काल्पनिक है, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो पद्मावत है उसका जो पूर्वार्ध है वो क्या है, काल्पनिक है, जो उत्तरार्ध है वो क्या है, ऐतिहासिक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मंथन कृत जो मधुमालती है उसके विषय में आपको तथ्य बताने हैं, क्या है ये सही है या गलत है। सॉरी कौन सा सही नहीं है पूछा, इसमें क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है। इनकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। देखिए इनकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है, देखिए यही कथन ही गलत आएगा, क्योंकि पूर्ण रूप से नहीं है, ठीक है। आंशिक रूप से हो सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से कोई भी कथा सूफी काव्य की ऐतिहासिक नहीं हो सकती है। आप इस बात को याद रखेंगे कि पूर्ण रूप से कोई भी कथा सूफी काव्य के अंतर्गत ऐतिहासिक नहीं होती है, जबकि क्या होगी, अंशतः काल्पनिक भी होगी और अंशतः ऐतिहासिक भी होगी, ठीक है। तो यह क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए आगे हम देखते हैं इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही है। अन्य सूफी काव्यों के समान ही इसमें प्रेम को सब कुछ माना है। इसमें 5 अर्धालियों के बाद में क्या है, चौपाई है, क्या है, चौपाई के बाद दोहे हैं। देखिए इसमें 5 अर्धाली को क्या बोलते हैं, चौपाई, चौपाइयों के बाद में क्या है, दोहे हैं, ठीक है। याद रखेंगे आप कि इसके बाद में इसमें क्या है कि 5 अर्धाली या चौपाइयों के बाद में क्या है, दोहे हैं। ये किसकी विशेषता है, मधुमालती है, किसकी रचना है, मंजन की रचना है, और कब की है, तो आप ये भी याद रखेंगे 1545 की, ठीक है। चलिए मंजन कृत मधुमालती का रचनाकाल 1545 है।
भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है इसमें मधुमालती में। अन्य सूफी काव्यों के समान इसमें प्रेम को ही सब कुछ अपना माना गया है, किंतु इनकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं बल्कि कुछ महत्वपूर्ण अंश पूर्णतः कल्पना आधारित हैं। ठीक है, आगे आपसे पूछा कि अंगद पेज किसकी रचना है। अंगद पेज किसकी रचना है? नाभादास की है, धरणीदास की है, ईश्वरदास की है और मलुकदास की है। तो अंगद पेज रचना है वो किसकी है? ईश्वरदास की। देखिए ईश्वरदास की रचना मैंने पहले भी बताई थी आपको कि जो सत्यवती कथा है वो भी ईश्वरदास की है और अंगद पेज है वो भी ईश्वरदास का है। फिर मैं कंफ्यूज हो गई थी वहाँ पे कि ईश्वरदास की शायद सत्यवती कथा नहीं है, क्योंकि मुझे अंगद पेज और भरत मिलाप बार बार याद आ रहा था। लेकिन देखिए अंगद पेज भी, भरत मिलाप भी और सत्यवती कथा ये किसकी हैं? ईश्वरदास की हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे ईश्वरदास की 3 रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अंगद पेज, भरत मिलाप और सत्यवती कथा याद रखेंगे। अंगद पेज, भरत मिलाप और सत्यवती कथा। ठीक है, चलिए तो अंगद पेज किसकी रचना है? ईश्वरदास की रचना। अंगद पेज की रचना ईश्वरदास ने की है। इनकी अन्य रचना है भरत मिलाप है। ये एक राम भक्त मूलक कवि हैं। ईश्वरदास ने प्रेमाखानक काव्य भी लिखा है। देखिए राम भक्त कवि तो हैं ईश्वरदास, लेकिन इन्होंने प्रेमाखानक काव्य भी लिखा है। और कौन सा लिखा है? सत्यवती कथा लिखा है। कौन सा लिखा है? सत्यवती कथा लिखा है। फिर हम मृगावती के रचनाकार कौन है? देखिए मृगावती के रचनाकार मंझन, आलम, कुतुबन और मुल्ला दाऊद। तो कौन आएंगे? कुतुबन आएंगे। मंझन की रचना कौन सी है? तो मंझन की है मधुमालती। आलम की कौन सी है? कामकंदला है। और मुल्ला दाऊद की कौन सी है? चंदायन है, जिसे लोर कथा भी या लोर कहा भी कहा जाता है। और कुतुबन की क्या है? मृगावती है। देखिए मंझन की मधुमालती 1545 की है और कुतुबन की जो मृगावती है 1503 की है। और कुतुबन की जो मृगावती है उसको रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी काव्य के अंतर्गत पहली रचना माना है, जबकि मुल्ला दाऊद के रचित चंदायन है वो राम कुमार वर्मा ने पहली रचना माना है। मुल्ला दाऊद के द्वारा चंदायन रची गई थी 1379 में, 1379 में। ठीक है, देखिए कितने एग्जाम में आया है? DSSB TGT हिंदी, फिर DSSB PGT, KVS PGT, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, UP PGT, UP TGT, NVS PGT, UP PGT, UGC नेट 2012 पेपर सेकंड के अंतर्गत। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए मृगावती का रचनाकार कौन है? कुतुबन है। मंझन ने मधुमालती की रचना की है। मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की। उपयुक्त तीनों रचनाकार प्रेमाश्रय शाखा के सूफी कवि हैं। ठीक है, आलम रीति काल में रीति मुक्त रचनाकार हैं। इसमें क्या है? इनकी रचना है आलम केली है और माधवनाल काम कंदला। क्या है? माधवनल काम कंदला है। देखिए 927 आहा, क्या है? 927 आहा कथा आरंभ बेन कवि कहा। इसमें 927 ईस्वी सन क्या है? क्या है? देखिए इसमें 927 सन है वो क्या है? 1520 के लगभग आएगी। ठीक है, ये हिजरी है 927, तो ये क्या आएगी? 1520 के लगभग आएगी, क्योंकि पद्मावत का रचनाकाल क्या है? 1540 है। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? तो ये जायसी से संबंधित है। चलिए इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? पद्मावत, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार कहा है, सन 927 आहा कहा आरंभ बेन कवि कहा। इसका अर्थ होता है कि पद्मावत की कथा प्रारंभिक वचन आरंभ बेन कवि ने 927 मतलब 1520 के लगभग की है। जायसी के अन्य ग्रंथ कौन से हैं? अखरावट और आखिरी कलाम। ये किसने माने हैं? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने माने इनके 3 ग्रंथ, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। देखिए पद्मावत में उल्लेखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? पद्मावत में उल्लेखित राजा रतन सेन हैं वो कहाँ के थे? चित्तौड़गढ़ के थे, बीकानेर के थे, कुंभलगढ़ के थे और रणथंभौर के थे। तो कहाँ के थे ये चित्तौड़गढ़ के राजा थे। ठीक है, किसके राजा थे? चित्तौड़गढ़ के राजा थे। देखिए क्या बताया है कि पद्मावत में उल्लेखित जो रतन सेन है वो चित्तौड़गढ़ के राजा थे। पद्मावत जायसी कृति है और उनकी कृति का आधार ग्रंथ भी है। देखिए पद्मावत के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमने बहुत डिटेल्स इसकी पढ़ ली है पद्मावत से संबंधित। रचनाकार के अनुसार निम्नलिखित कवियों के अनुक्रम बताइए। देखिए कुतुबन की रचना मृगावती क्या है?
1503 है, ठीक है। फिर उस्मान की क्या है 1613। नूर मोहम्मद की क्या है, नूर मोहम्मद की रचना कौन सी है, याद नहीं आ रही है मेरे को। और कासिम शाह की क्या है, हंस जवाहिर है शायद, ठीक है, हंस जवाहिर है। तो इनमें कुतुबुन की रचना है 1503 की, उस्मान की रचना है 1613, ठीक है। और जो नूर मोहम्मद की क्या है, इंद्रावती, नूर मोहम्मद की इंद्रावती है, वो कब की है, देखिए नूर मोहम्मद की इंद्रावती, मुझे याद तो आ रही इंद्रावती, नूर मोहम्मद, हाँ जी हाँ जी, इंद्रावती है 1744 की। और फिर उसके बाद में है कासिम शाह, कासिम शाह की है हंस जवाहिर है शायद। देखिए तो इसमें सबसे पहले क्या कौन आएंगे, देखिए कुतुबन आएंगे, सबसे पहले कुतुबुन फिर उस्मान, उसी को देख लीजिए आप, कुतुबुन उस्मान। तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है, दोनों ऑप्शन गलत। फिर क्या है कासिम शाह और नूर मोहम्मद। तो देखिए कासिम शाह पहले आएंगे, नूर मोहम्मद बाद में आएंगे, ठीक है। तो कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह और नूर मोहम्मद क्या है, रचना काल के अनुसार जीवन काल का सही क्रम इस प्रकार से कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह और नूर मोहम्मद। मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है, पश्चिमी परंपरा में संप्रीत शैली, साहित्यिक अवधि, पहाड़ी मिश्रित अवधि और ठेठ अवधि, कौन सी आएगी। मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है, मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधि, ठीक है। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है, चंदाइन। मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है, ठेठ अवधि है। चंदाइन मुल्ला दाऊद कृत हिंदी का ज्ञात प्रथम सूफी काव्य है। इसमें नायक लोरिक है और नायिका चंदा है। इसमें प्रेम कथा का वर्णन है। 1379 में रचित यह कथा दोहा चौपाई की शैली में वर्णित है। फिर क्या है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। देखिए अनुराग बांसुरी किसकी रचना है, तो ये नूर मोहम्मद की है। जबकि अनुराग बांसुरी में कितनी है, 64 कलाएँ हैं, ऐसे याद कर रखा है। तो कितनी आएंगी, 1764 की आएगी, ठीक है। फिर मृगावती कब की है, तो मृगावती है कुतुबन की कब की है, 1503 की है, ठीक है। ज्ञानदीप किसकी है, तो ज्ञानदीप आपको पता होगा शेख नबी की है। और ये कब की है, 16 की उम्र में 19 दीप जलाएंगे। क्या है, जब 16 की अवस्था होते हैं, किशोरावस्था में आते हैं, तो हम कितने दीप जलाएंगे, 19 दीप जलाएंगे, तो 1619 आएगा। और इंद्रावती किसकी है, नूर मोहम्मद की है। तो कब की है इंद्रावती, नूर मोहम्मद की, हम पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं, तो है 1744 की। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगी, मृगावती आएगी। और मृगावती जहाँ पे है वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो मृगावती कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है, मृगावती है, ज्ञानदीप है, इंद्रावती है और अनुराग बांसुरी है, याद रहेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। ग्रंथों का सही अनुक्रम इस प्रकार से, मृगावती 1503 की रचना है जो कुतुबुन की है, ठीक है। ज्ञानदीप किसकी है, 1619 शेख नबी की है। इंद्रावती कब की है, 1744 की, नूर मोहम्मद की है। देखिए शायद में मृगावती से संबंधित जो कुतुबुन है इसको शायद मैं 1501 तो नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, अब देखने से पता चल रहा है, पता नहीं। इंद्रावती 1744 है, नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी 1764 है, नूर मोहम्मद की। देखिए सूफी साधना में 4 पड़ाव में इनमें से कौन सा नहीं है, देखिए शरीयत है, तरीक़त है, मारिफत है, मलकत है, तो कौन सा नहीं है, देखिए मलकत नहीं है। मलकत की जगह क्या आएगा, मार्फत आएगा। मारिफत तो है, हकीकत है, तरीक़त है और शरीयत है, तो क्या आएगा, हकीकत और आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हकीकत आएगा, जबकि ये मलकत नहीं आएगा। देखिए हम इसकी डिटेल्स को पढ़ेंगे किस प्रकार से आएंगे। देखिए सूफी साधना में 4 पड़ाव में मलकत नहीं आता है। सूफी साधना के 4 पड़ाव इस प्रकार से हैं। पहले आता है शरीरत। शरीरत में क्या आता है कि धर्म ग्रंथों का विधि निषेध है। शरीरत में क्या है, धर्म ग्रंथों का विधि निषेध है। तरीक़त में क्या है, हृदय की शुद्धता है। तरीक़त में क्या है, हृदय की शुद्धता है। किस प्रकार से है, देखिए तरीक़त में हृदय की शुद्धता किस प्रकार से, हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए तरीक़त मतलब बोलते हैं ना, तार देना चाहिए। क्या तार देना चाहिए, हे भगवान हमें हमारा बेड़ा पार कर दे, या फिर मुझे भवसागर से तार दे, बोलते हैं ना ऐसे। तो तरीक़त क्या है, हृदय की शुद्धता, कि तार दे, हमें हृदय से शुद्ध कर दे।
फिर क्या हकीकत, भक्ति उपासना से सत्यबोध। हकीकत क्या होती है कि हमें सत्य का बोध होना चाहिए। देखिए किसी व्यक्ति के बारे में आपको पता नहीं है और अचानक से आपको इस प्रकार से पता चलता है तो आप क्या बोलते हैं कि मुझे इसकी हकीकत के बारे में पता चल गया, क्या इसके सत्य बोध के बारे में पता चल गया। ठीक है, समझाने की कोशिश है, आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, फिर हम मार्फत। मार्फत क्या है, सिद्धावस्था और आत्म परमात्मा का मिलन। ठीक है, क्या है, आत्मा परमात्मा का मिलन क्या होगा, मार्फत हो गया। ठीक है, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना क्या है, जो सूफी कवि हैं नूर मोहम्मद, उनकी रचना क्या है, मधुमालती किसकी है, मंजन की है। कब की है, 1545 की है। अनुराग बांसुरी किसकी है, तो अनुराग बांसुरी किसकी है, नूर मोहम्मद की है। कब की है, देखिए बांसुरी में कितनी कलाएं हैं, 64 कलाएं हैं, तो क्या आएगा 1764। चंद्रावती और इंद्रावती, क्या है, चंद्रावती और इंद्रावती, तो इनमें क्या आएगा कि कवि नूर मोहम्मद की रचना कौन सी है, तो कौन सी आएगी, अनुराग बांसुरी आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी, दिए गए विकल्पों में इंद्रावती 1744 की तथा अनुराग बांसुरी 1764 की है। दोनों ही रचनाएं नूर मोहम्मद की हैं। मधुमालती 1545 में मंजन की रचना है। देखिए इसमें क्या दिया है, ये इंद्रावती है, ये भी नूर मोहम्मद की, और अनुराग बांसुरी है, ये भी नूर मोहम्मद की है। ये कितने की है, 1744 की है, और बांसुरी कितने की है, 1764 की है। कितने की है, 1764 की। तो देखिए ये दोनों कथाएं किसकी हैं, रचनाएं किसकी हैं, नूर मोहम्मद की है। तो बोर्ड ने इसका क्या माना था, क्वेश्चन गलत माना था इसको, आयोग ने। ठीक है, आगे बढ़े। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है। राघव चेतन किसका है, मधुमालती का है, मृगावती का है, पद्मावती का है और चंदायन का है। तो किसका आएगा, राघव चेतन। राघव चेतन किसके अंतर्गत आते थे, तो पद्मावत के अंतर्गत आते थे। राघव चेतन है वो किसका प्रतीक है, बताइए कि राघव चेतन है वो किसका प्रतीक है, तो वो शैतान का प्रतीक है। इसमें राघव चेतन किसका प्रतीक माना जाएगा, इसमें शैतान का प्रतीक माना जाएगा। चलिए हम पद्मावत के बारे में पढ़ लेते हैं। राघव चेतन दी गई रचनाओं में जायसी के अमर कृति पद्मावत का पात्र है। पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी के माध्यम से परोक्ष सत्ता का प्रतीक बांधा गया है। अवधी भाषा में रचित पद्मावत 57 खंडों में विभक्त है। ठीक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। इसके अन्य प्रमुख पात्र हैं रतन सेन, पद्मावती, सुवा, हीरामन तोता, नागमती, अलाउद्दीन खिलजी आदि। शेष रचनाओं में रचना इस प्रकार से, देखिए मधुमालती किसकी है, मंजन की, 1545 की। मृगावती किसकी है, कुतुबन की, और 1503 की रचना है। मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको शायद 1501 ही पढ़ाया बार बार। देखिए इसमें मृगावती और कुतुबन को 1503 से हम ऐसे को रिलेट करेंगे, किस प्रकार से, मृगावती है उसका लास्ट का ती ले लीजिए, और कुतुबन का लास्ट का न लीजिए, और ये आएगा 3, और क्या आएगा 1503। चंदाइन किसकी है, तो मुल्ला दाऊद की रचना है, और कब की है, 1379 की है। किसकी है, 1379 की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी काव्य परंपरा में सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है। सूफी काव्य परंपरा में सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है, मधुमालती है, मृगावती है, माधवनाल, कामकंदला है और पद्मावत है। तो किसकी है, ये सबसे महत्वपूर्ण कौन सी आएगी, तो पद्मावत ही आएगी। क्या आएगी, जायसीकृत पद्मावत आएगी। सूफी काव्य के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी, पद्मावत है। पद्मावत 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी का श्रेष्ठ प्रेमाख्यानक महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 57 खंड है। अन्य ग्रंथ व रचनाकार इस प्रकार से, किस प्रकार से, कुतुबन है, किसका, कुतुबन की रचना क्या है, मृगावती, कब की है, 1503 की है। मधुमालती किसकी है, मंजन कवि की है, कब की है, 1545 की है। और जो माधवनाल कामकंदला है वो किसकी है, आलम की है। और एक अन्य इनकी क्या है, आलम केली है। क्या है, आलम केली है। ठीक है, फिर देखिए जायसीकृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है। देखिए कौन सा कथन गलत बचा आपसे, तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी अपने दोहा चौपाई शैली को अपनाया। देखिए ये गलत है, यही गलत है, क्योंकि तुलसीदास जायसी के बाद की कवि हैं। तो देखिए यहाँ तुलसीदास का अनुकरण तो वो नहीं कर सकते हैं।
यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है, बिल्कुल सही है ये। इसकी भाषा ठेठ अवधि है, बिल्कुल सही। इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवास जन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें ए ऑप्शन आएगा और ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, फिर क्या है, जायसी ने तुलसी कृत मानस के अनुकरण में दोहा चौपाई शैली को नहीं अपनाया है। ठीक है, देखिए जायसी ने तुलसी कृत मानस के अनुकरण पर दोहा चौपाई शैली को नहीं अपनाया है। जायसी कृत पद्मावत के संबंध में यह कथन है। देखिए यह एक प्रेमाख्यानक ग्रंथ है, इसकी भाषा ठेठ अवधि है, इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवास जन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। फिर क्या है, पद्मावत के 57 खंड हैं, इसके प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रतन सेन के प्रेम की कहानी है। पद्मावत की कथा पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध क्या है, ऐतिहासिक है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। ठीक है, देखिए आगे हम पढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित सूफी कवियों में उनकी रचनाओं के साथ सुमेल करना है। उस्मान की क्या है, तो उस्मान की चित्रावली है 1613 की। नूर मोहम्मद की क्या है, नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी है, और अनुराग बांसुरी में कितनी कलाएं हैं, तो 64 कलाएं हैं। कुतुबन की क्या है, मृगावती, तो कब की है, 1503 की। और कासिम शाह की क्या है, हंस जवाहिर, क्या है, हंस जवाहिर। हंस जवाहिर की रचना कब की है, ये याद नहीं आ रहा, बताएंगे आपको। ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन लगाए, चलिए आंसर ही देख लेते हैं सीधा। उस्मान की क्या है, चित्रावली। नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी और इंद्रावती भी है एक। ठीक है, कुतुबन की मृगावती, और कासिम शाही की क्या है, हंस जवाहिर है। फिर क्या है, शाह निजामुद्दीन चिश्ती के शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य कौन थे। हाजी बाबा के शिष्य कौन थे, तो देखिए उस्मान थे। कौन थे, उस्मान थे। देखिए हम पढ़ लेते हैं इसकी डिटेल्स। उस्मान शाह निजामुद्दीन चिश्ती के शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। ये गाजीपुर के निवासी थे, जहांगीर के समकालीन थे। ये 5 भाई थे, इनके पिता का नाम शेख हुसैन था। उस्मान ने चित्रावली नामक प्रबंध काव्य 1613 में लिखा। मंझन ने मधुमालती 1545 में लिखा। कुतुबन ने मृगावती 1503 में लिखा, और जायसी ने पद्मावत 1540 में लिखा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है। देखिए क्या सत्य नहीं है सूफी कवियों में। सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। सभी सूफी कवियों में मसनवी शैली को अपनाया। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की। तो क्या आएगा इसमें, ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, ये बिल्कुल गलत है। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि नहीं थे। राजाओं के दरबारी कवि होना आदिकाल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, ये कथन गलत है। ठीक है, सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे, बिल्कुल सही है। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया है। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की है। ये सभी कथन सूफी कवियों से संबंधित नहीं है, जबकि दरबारी कवि होना आदिकाल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अनुराग बांसुरी किसकी रचना, किसकी है, मुल्ला दाऊद की है, कासिम शाह की, शेख रहीम की और नूर मोहम्मद की है। तो देखिए अनुराग बांसुरी कब की रचना है, 1764 की है। नूर मोहम्मद की रचना है, और नूर मोहम्मद की एक अन्य रचना है कौन सी, इंद्रावती है, जो कि 1744 की है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हम। देखिए अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है, नूर मोहम्मद है। इस रचना में 5-5 अर्दालियों पर बरवे का क्रम है। इस ग्रंथ से यह पता चलता है कि 18वीं शताब्दी तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा करने लगे थे और फारसी की तरफ झुक गए थे, जैसा कि नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, देखिए इनका कथन भी आप याद रखेंगे। देखिए, जानत है वह सिरजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पाँव न राखे, का जो बहुते हिंदी भाख्यो। ये कथन किसका है, तो नूर मोहम्मद का है। किसका है, नूर मोहम्मद का है। और किस में कहा उन्होंने, अनुराग बांसुरी में कहा है। देखिए आज हम करेंगे यहाँ तक, क्योंकि हमने लगभग शायद 20 क्वेश्चन किए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं किए हैं। चलिए आज हम इतने करेंगे, क्योंकि डिटेल्स से पढ़ने पर क्वेश्चनों की श्रृंखला चाहे कम हो, लेकिन ध्यान से और मनोयोग से पढ़ेंगे तो हमारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर या क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है।
वीडियो में ऐसे बने रहिए। आपका धन्यवाद। दिन शुभ रहे।